अगर आप भी इस बार क्लास 10 में हैं और हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है, हिंदी का हूबहू मॉडल पेपर मैं लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना और अगर आप क्लास 10 में हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आप लोगों को बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं वैकल्पिक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ें करवाऊंगा। ठीक है, सही विकल्प को चुनकर OMR शीट में भरना है। OMR शीट कैसे भरना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि एक निबंध, मतलब क्या है, निबंध है। ठीक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि क्या है, एक निबंध विधा की रचना है। ठीक है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो है हमारे वो मतलब प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1900 से 1920, 1919 से 1938 या 1938 से 1947 या 1850 से 1900। तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वो कौन क्या है? वो 1919 से लेकर 1938 है। ऑप्शन नंबर ख आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा जी हैं या लक्ष्मी नारायण या मोहन राकेश जी? तो ध्रुव स्वामी के लेखक मतलब कौन है? तो ध्रुव स्वामी जिनके द्वारा रचित है और जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो कलम की सिपाही जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, रीत काल के किस कवि ने सतसई की रचना की है? किसने की है? भूषण जी ने की है, बिहारी जी ने की है, मतीराम जी ने की है, घनानंद जी ने की है? किसने की है? रीत काल में जो ये लिखी है वो बिहारी जी ने लिखी है। किसने लिखी है? बिहारी जी ने। सतसई की रचना किसने की है? तो बिहारी जी ने की है। ठीक है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य जो थी उसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वो कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी या रामकुमार वर्मा जी? तो छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? छायावाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं उनका क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, तीसरा सप्तक। तो 9वां क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो तीसरा सप्तक जो है 1959 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यशोधरा किसकी रचना है? तो यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, जो है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, पीपर पास सरिस मंडोला में अलंकार कौन है? इसमें तुलना की जाएगी। पीपर के पात जैसा मंडोला, जब किसी चीज की किसी चीज से तुलना होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? प्रथम और तृतीय चरण में सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11। कितनी होती है? 11-11। दूसरे और चौथे में कितनी होती है? 13-13। ठीक है, अभिवादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिवादन शब्द में जो उपसर्ग है वो अभि है। कौन है? अभि। ठीक है, नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में जो समास है वो लोट समास है। कौन सा समास? नीलकमल में कौन सा समास है? एक मिनट, नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में कर्मधाराय समास है। कौन सा समास है? कर्मधाराय। ठीक है, अश्रु का तद्भव रूप क्या होगा? तो आंसू होगा। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में यण संधि है। ठीक है, फल शब्द का तृतीय विभक्ति कौन होगा? फलय। पठतु किस लकार का रूप है? तो पठत जो है हमारा लोट लकार का रूप है। किसका रूप है? लोट लकार का। ठीक है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य धन आग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खंडवा में यहाँ पे हमारे वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होंगे। 50 अंक के क्वेश्चन होंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चनों को जानेंगे और चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित गद्यांश पर जो आधारित है, देखो पहले गद्यांश पढ़ते हैं। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें यह अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। ठीक है, यह एक यहाँ पर दिया गया है, मतलब गद्यांश दिया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, अगर आपको चैप्टर नेम नहीं पता तो क्या करेंगे? उपयुक्त गद्यांश हमारी हिंदी, मतलब हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत कविता में मतलब कि थोड़ा बहुत कहानी के बारे में अगर नहीं पता, मतलब कि प्रस्तुत का ये चैप्टर नंबर बता देना, जिसके लेखक ये है। ठीक है, ये कर देना। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है?
तो लेखक ने जो विश्वास पात्र मित्र की तुलना की है वो औषधि से की है। किससे की है? औषधि से की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 से हमारा शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश में आधारित मतलब उत्तर दीजिए। पद्यांश दिया गया है। चरण कमल बंदो हर राय, जाकी कृपा पंग गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? चरण कमल बंदो हरि राय, जिसकी कृपा से जो यहाँ पे कहा गया है, जो लंगड़ा है वो लांघने लगा, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगा, बहरा जो था सुनने लगा, गूंगा बोलने लगा, रंक जो होता है वो उसने अपने मतलब कि सर पे मुकुट रख के चलने लगा, मतलब उसका सर जो है ऊंचा हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, मैं देखो, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंधुति पाई। ठीक है, मतलब सूरदास की कविता में आप लोग देखना कि वो अपने वर्ड अपने नाम को जरूर लिख देते हैं, जिससे बच्चों को आसानी होगी कि हाँ किससे लिया गया, जिसके लेखक करते पहले से पता हो गया। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपको पेपर में मिलेगा, इसमें मैं आपको रेखांकित अंश दिखा देता हूँ कौन से है। रेखांकित अंश कौन कौन सा है? तो ठीक है, रेखांकित अंश जाकी कृपा पंग गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, चिर छत्र धराई। तो ये रेखांकित अंश है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं, चलो करते हैं। जिसकी कृपा से, मतलब सूरदास जी कहते हैं, जिसकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो गड्ढों को लांघने लगता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, और जो व्यक्ति गूंगा होता है वो फिर से बोल उठता है, और जो व्यक्ति रंक होता है, समाज में थोड़ा सा उसकी बदनामी हो जाती है, वो फिर से सर ऊंचा करके चलने लगता है। ये सब किसकी कृपा से हो रहा है? ये सर्प के मतलब कि गुरु उनके कृष्ण जी की कृपा से हो रहा है, और सूरदास जी ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये इसका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मतलब कि अब इसमें पूछा गया प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। सारे अलंकार आप लोग को पता है, सब कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ऐसा नगरी भारत संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, इत एव संस्कृत वामांगस्य संस्कृत्य आलोकः सर्वत्र प्रसूता, मुगल राजकुमार दारासिकोहा अत्यागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। इसका क्या करना है? इसका संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करना है। तो क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, जिस चैप्टर का नाम वाराणसी है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। अब इसमें ऐसा नगरी, भारत में एक ऐसी नगरी है जो भारत संस्कृत की ऐसी नगरी है जिसमें संस्कृत भाषा इसका केंद्र माना जाता है। यहाँ पे संस्कृत बोलने, संस्कृत श्लोक, आलोक, सर्वत्र प्रसूत, ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा दूंगा अच्छे से कैसे कैसे लिखना है। संस्कृत श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। बंधन मरणम वापि जयो वापि पराजया, उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। ठीक, वीर नामक चैप्टर से लिया गया है। अब यहाँ पर अपने खंडकाव्य से, मतलब कि खंडकाव्य से जैसे अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपका खंडकाव्य कौन है? श्रवण है। कौन है? ठीक है, श्रवण है। हमारा तो श्रवण है। आपका कौन है? इस चीज कमेंट में जरूर करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका स्पेशल करा सकूँ, या फिर आप लोग कमेंट कर देना तो अगली वीडियो में उसका ऐड कर दूंगा। ठीक है, जीवन परिचय। हाँ, जीवन परिचय के लिए बात कर लूँ। किसी एक लेखक का जीवन परिचय हुए देते हुए उसकी रचना लिखिए। जैसे मैं यहाँ पर सिंपली आप लोगों को बता दूंगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की याद कर लीजिए, और जयशंकर प्रसाद की, और हो सके तो महादेवी वर्मा की याद कर लीजिए, क्योंकि महादेवी वर्मा आपकी कॉमन हो जाएंगी, वो दोनों भी पूछी जा सकती, गद्य और पद्य दोनों में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इसलिए महादेवी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। और तो इक्के का रूप करेंगे। सूरदास, तुलसीदास, ये देखो महादेवी वर्मा आपको इसमें भी मिल जाएंगी, इसमें भी मिल जाएंगी, एक ही में मिलेंगी। इस चीज़ को याद रखना, तो ऐसा आसानी होगी। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ हुआ कोई श्लोक लिखिए 2 अंक का। मतलब एक श्लोक यहाँ पर लिखना, आप लोग 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। एक श्लोक आपको पेपर में मिल सकता है और एक श्लोक आपका होगा जो कि आप लोग लिखेंगे। किसी भी श्लोक की 4 लाइनें लिख ली, या 4 या 8 लाइनें याद कर लीजिए। 4 आएंगी, 4 लिख दीजिएगा, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, संस्कृत भाषा में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाराणसी नगरी का सिकुल स्थित था, ऊपर ही गद्यांश दिया गया है, वहीं से आंसर निकाल सकते हैं। वीर केन पूछते तो वीर वीरेन पूछते। ठीक है,
किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 9 नंबर का निबंध आएगा। पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। मेरे हिसाब से तो अगर ये आ जाए तो इसी को चुनना, क्योंकि इससे आप लोग 6 से 7 पेज तक भरने का सामर्थ्य रखते हैं। जैसे वायु प्रदूषण के बारे में लिखिए, जल प्रदूषण हो गया आपका, ध्वनि प्रदूषण हो गया, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के बाद आप लोगों को बहुत से प्रदूषण हो जाए, मृदा प्रदूषण, यह सारी चीजें लिखकर आप लोग इसके पेजेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। आप लोगों को पेपर कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये पेपर अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके लगभग 70 में 50 नंबर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह करके मैं आप लोगों के लिए डेली पेपर लेकर आता हूँ, आगे भी लाता रहूँगा। तब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।